हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आपसे बच्चे हैं, आप लोग की तैयारी अच्छी चलिए। ठीक दोस्त, आज आप लोग साथ डिस्कस करने वाले एनसीईआरटी क्लास 9 का आज आप लोग साथ डिस्कस करेंगे। ये साइंस पोर्शन रहेगा। ठीक, इससे पहले हम 6 का 7 और 8 करा दिए। ठीक है, तो आज 9 से आज क्लास 9 का पूरा एनसीईआरटी डिस्कस होगा और वो भी साइंस का। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक बनिएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 1 कहता है, निम्नलिखित कथनों पर आपको क्या करना है, विचार करना है। ठीक है, तो कथन 1 आपको बताना है इसमें सत्य कौन है। ठोसों का आयतन निश्चित और संपीड़ितता नगण्य होती है। सही है। ठोसों में क्या होता है, आयतन निश्चित होता है और संपीड़ितता क्या होता है, नहीं के बराबर होता है। तो यह स्टेटमेंट आपका सही है। रबर बैंड स्पंज ठोसों के उदाहरण है। रबर बैंड और स्पंज जो है ये ठोसों के उदाहरण, तो ये भी आपका सही है। बल लगाने पर ठोसों का आकार बदल जाता, नहीं, बल लगाने पर ठोसों का आकार नहीं बदलता। तो ये स्टेटमेंट आपका गलत हो गया। तो यहाँ पर सही आंसर हो गया आपका यहाँ पे बी हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 2 कहता है, गैस द्रव में बदली जा सकती है। गैस द्रव में बदली जा सकती है, तो क्या करने के बाद, याद रखिएगा, गैस में जब हम प्रेशर को क्या करेंगे, बढ़ाएंगे, तो लिक्विड फॉर्म में क्या हो जाएगा। तो पहले होगा दाब को बढ़ाना, तो बढ़ाना 2 जगह लिखा हुआ। आप बताइए टेम्परेचर भी बढ़ाया जाता है, हाँ या ना, बताइए। तो यहाँ पर सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, दाब को बढ़ाकर टेम्परेचर को घटा के। याद है, प्रेशर को क्या करेंगे, बढ़ाएंगे, और टेम्परेचर को क्या करेंगे, कम करेंगे, तब जाकर वो गैस क्या हो जाएगा आपका, वो लिक्विड फॉर्म में हो जाएगा। तो यहाँ सही आंसर आपका डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 3 कहता है, निम्नलिखित में गलत सुमेलित आपको बताएं, इसमें गलत कौन है। तो वाष्पीकरण क्या होता है, तो द्रव से गैस में होता है, ये सही है। उद्रपातन क्या होता है, सीधा ये ठोस से क्या होता है, गैस में होता है, ये भी आपका सही है। निक्षेपण क्या होता है, द्रव से ठोस में होता है, नहीं, ये होता है आपका गैस से ठोस में होता है। तो ये आपका गलत हो गया। और संलग्न जो होता है आपका ठोस से द्रव में, तो ये आपका सही नहीं, सही आंसर आपका सी हो जाएगा, क्योंकि गलत आपसे पूछा जा रहा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 4 कहता है, निम्नलिखित में कौन विसरण को सही परिभाषित करता है। विसरण को कौन सही परिभाषित करता है। तो ऑप्शन ए में लिखा है, दो भिन्न पदार्थों का स्वतः मिलना। हाँ, सही बात है। विसरण में क्या होता है, दो भिन्न पदार्थों का स्वतः मिलना। तो यहाँ पर सही जो आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर 4 का राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। गैस का दबाव किसके कारण बनता है। गैस का दबाव जो है किसके कारण बनता है। तो यहाँ पर देखिए, इकाई क्षेत्रफल पर गैस के कणों द्वारा लगे बल। ठीक है, अगर अगर हम फार्मूला की बात करते हैं तो क्या होता है, बल बटे क्षेत्रफल होता है। तो इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले कणों के द्वारा लगने वाले बल को क्या बोलते हैं, गैस का दबाव। तो यहाँ पर सही आंसर आपका ए हो जाएगा। ये अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 6 कहता है, ठोस का सीधे गैस में परिवर्तन क्या कहलाता है। अगर ठोस है, कोई सॉलिड है, उसको सीधा अगर हम गैस में कन्वर्ट करते हैं तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, तो ऊध्र्वपातन यानी सब्लिमेशन जिसको कहा जाता है। ठीक है, चलिए। बारिश के दिनों में कपड़े देर से सूखते हैं। बारिश के दिनों में कपड़े देर से सूखते हैं, इसका सही आंसर आपका क्या हो, क्योंकि बारिश के दिनों में क्या होता है, ह्यूमिडिटी जो होता है, नमी जो क्या होता है, वह अधिक होता है। ह्यूमिडिटी क्या होता है आपका, वह अधिक होता है। इसके वजह से क्या होता है, इवेपोरेशन कम होता है। तो यहाँ सही आंसर आपका सी हो जाएगा, यानी वाष्पीकरण का जो दर होता है, रेट होता है, वह घट जाता है। ठीक है, चलिए। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 8 निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है और बताना है कि इनमें से कौन सा कथन आपका सही है। ठीक है, तो 8 में कहता, सतह क्षेत्र बढ़ाने पर वाष्पीकरण की दर घटती नहीं। सतह का क्षेत्रफल जब बढ़ाएंगे तो वाष्पीकरण का दर क्या होता है, बढ़ता है। तो ये आपका गलत हो गया। वायु की गति बढ़ने पर वाष्पीकरण की दर बढ़ती है, सही बात है। वायु की गति अगर बढ़ेगा तो वाष्पीकरण की दर क्या होता है, बढ़ता है। तो ये स्टेटमेंट आपका सही है। आर्द्रता बढ़ने पर वाष्पीकरण की दर बढ़ती नहीं। आर्द्रता जैसे जैसे आर्द्रता बढ़ेगा वैसे वैसे वाष्पीकरण की दर क्या होता है, ये घट जाता है। तो ये आपका गलत है। तो सही सिर्फ आपके यहाँ पर 2 हुआ। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, यानी 9 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। ठीक है, 9 नहीं 8 होगा ना, 9 तो आगे है ना, यानी 8 का राइट आंसर आपका यहाँ पे बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ आपका 9 क्वेश्चन नंबर 9 कहता है, निम्नलिखित कथनों पर आपको क्या करना है, विचार करना और सही बताना है। बर्फ मिले पानी से भरे बर्तन की बाहरी सतह ठंडी हो जाती है। ठीक है, क्या ये सही है। तो ये आपका सही है।
वायु में उपस्थित जलवाष्प ठंडी सतह के संपर्क में आकर वाष्प में परिवर्तित हो जाता है, तो ये आपका गलत है। ठीक है। बर्फ की बाहरी सतह पर बनने वाले बूंदे बर्तन के अंदर के पानी के रिसाव से बनती नहीं, ये भी आपका गलत है। तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर 9 का राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। ये अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 10। निम्नलिखित कथनों पर आपको क्या करना है, विचार करना है। कहता है और आपको बताना, इसमें सही बताना है। संगलन की गुप्त ऊष्मा वह ऊर्जा है जो किसी ठोस को द्रव में परिवर्तन करने में प्रयुक्त होती है। सही बात है, ये पहला स्टेटमेंट आपका सही है। स्टेटमेंट 2 कहता है कि संगलन की गुप्त ऊष्मा ताप में परिवर्तन आवश्यक। देखिए, जब गुप्त ऊष्मा होता है तो उसमें टेम्परेचर जो होता है आपका यहाँ पर कांस्टेंट होता है। टेम्परेचर क्या होता है यहाँ पे, कांस्टेंट होता है। तो ये आपका गलत हो गया। 1 किलोग्राम ठोस को उसके संगलन बिंदु पर द्रव में बदलने हेतु आवश्यक ऊर्जा को संगलन की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। तो ये सही है, यानी पहला और तीसरा सही है। तो राइट आंसर आपका यहाँ पे ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 11 कहता है निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है। आपसे पूछा है इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है। यहाँ पर विलयन और ये आपका विलय है। तो चीनी और जल में चीनी क्या आपका विलय है, तो ये आपका सही हो गया। ठीक है। उसके बाद कहता है आयोडीन और एल्कोहल में आयोडीन आपका विलय है। हाँ, तो आयोडीन इसमें क्या हो जाएगा, आपका विलय हो जाएगा। वात युक्त पेय जैसे कोक हम लोग जो पीते हैं जो हैं उसमें कार्बन डाइऑक्साइड एक विलय के फॉर्म में होता है। क्या ये सही है, तो भी आपका सही है। वायु में गैस का विलयन, वायु में गैस का विलयन, यहाँ पर नाइट्रोजन क्या आपका विलय है। तो यहाँ पर देखें तो नाइट्रोजन जो क्या हो जाएगा आपका, वो देखिए जिसकी क्वांटिटी ज़्यादा होता है, जो जैसे यहाँ पर चीनी और पानी की, यहाँ पानी क्वांटिटी अगर ज़्यादा होती है आपका विलायक हो गया। ठीक है ना। तो यहाँ पर नाइट्रोजन आपका विलय नहीं होगा बल्कि ये विलायक का काम करेगा। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट आपका गलत हो गया। तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। ये अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपके यहाँ पर कथन और कारण दे रखा है। ठीक है, चलिए तो कथन कहता है पीतल कॉपर और जिंक का मिश्रण होता है। सही बात है, पीतल जो होता है कॉपर और जिंक का क्या होता है, मिश्रण होता है। यानी 12 का जो है कथन आपका यहाँ पे सही है। मिश्र धातुओं के विषमांगी मिश्रण होते हैं। नहीं, विषमांगी नहीं होती है, समांगी होता है। क्या होता है, समांगी मिश्रण होता है। तो ये आपका आर आपका गलत हो गया, यानी कारण गलत हो गया। तो सही आंसर आपका यहाँ पर सी, 12 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर यहाँ 13 कहता है निलंबन के संबंध में असत्य कथन का चयन करना है। बताइए यहाँ पर असत्य कथन आपका क्या है। तो ए में लिखा है कि यह एक विषमांगी मिश्रण है। सही बात है कि निलंबन जो है एक विषमांगी मिश्रण होता है। निलंबित कण प्रकाश की किरणों को फैला देते हैं। निलंबित कण प्रकाश की किरणों को क्या करते हैं, फैला देते हैं। क्या ये सही है, तो ये भी कथन आपका यहाँ पे ये भी आपका सही है। निलंबन अस्थाई होता है, नहीं निलंबन जो है अस्थाई नहीं होता है। ठीक है, निलंबन जो है आपका अस्थाई नहीं होता है। डी में लिखा सभी कणों के नीचे बैठने पर निलंबन समाप्त हो जाता है। तो यहाँ पर आपका डी सही है, लेकिन आपका सी आपका क्या अस्थाई नहीं बल्कि अस्थाई होता है। तो 13 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 14। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है निम्नलिखित को सुमेलित करना है। फोम, एरोसोल, जेल, ये पूरे 9 क्लास का दे रखा आपका, ये केमिस्ट्री का दे रखा। बताइए यहाँ पर आपको मिलान करने हैं। ठीक है, बताइए अगर यहाँ पर देखा जाए तो फोम क्या है आपका, फोम हो जाएगा स्पंज की तरह है। ठीक है ना, स्पंज हो जाएगा यानी 3 हो जाएगा। ए का 3, तो पहला और डी ऑप्शन कट गया। उसके बाद एरोसोल जो हो जाएगा आपका, एरोसोल जो होता है आपका कुहासा, एरोसोल से संबंधित आपको कुहासा हो जाएगा। तो 4 हो जाए, 3 के बाद 4, उसके बाद 1 होना चाहिए, सी का 1। जेल क्या है, एक तरह का पनीर हो जाएगा, और मिल्क हो जाएगा आपका इमल्शन। ठीक है, डी का हो जाएगा 2, राइट आंसर आपका बी, यानी 14 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर आपका 15। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है मोमबत्ती के जलने की प्रक्रिया क्या, मोमबत्ती के जलने की प्रक्रिया क्या है। इसमें भौतिक और रासायनिक परिवर्तन दोनों होता है। ठीक है, अभी तक ज्ञात तत्वों के विषय में निम्न पर विचार करें। अधिकतर तत्व द्रव हैं, नहीं अधिकतर तत्व क्या द्रव नहीं बल्कि अधिकतर तत्व क्या है, सॉलिड है। क्या है आपका, सॉलिड है। तो ये स्टेटमेंट आपका क्या हो गया, गलत हो गया। पारा और फ्लोरीन कमरे के ताप पर द्रव में होते हैं। पारा तो होता है लेकिन आपका फ्लोरीन नहीं होता बल्कि ब्रोमीन होता है। तो ये भी स्टेटमेंट आपका गलत हो गया।
11वें तत्व कमरे के तापमान पर गैस है। 11वें तक कमरे के तापमान पे क्या है? गैस है। तो क्या ये सही है? तो हाँ, 16 का ये स्टेटमेंट आपका सही है, तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 17। बिस्मांगी मिश्रण का उदाहरण नहीं है, आपको बताएं इसमें कौन बिस्मांगी मिश्रण का उदाहरण नहीं है। तो पहला देखा जाए क्या पूछा है, बिस्मांगी मिश्रण का उदाहरण नहीं है। सोडियम क्लोराइड और लोहे के छीलन, ये बिस्मांगी मिश्रण का उदाहरण है। जल में नमक, अगर जल में नमक घुला हो होती है बिस्मांगी बल नहीं हो बल्कि समांगी मिश्रण का उदाहरण, याद रखिएगा ये समांगी मिश्रण का उदाहरण था। आपसे क्या पूछा है, बिस्मांगी मिश्रण का उदाहरण कौन नहीं है? तो बी हो जाएगा। बाकी देख लीजिए नमक और सल्फर ये आपका बिस्मांगी मिश्रण का उदाहरण है, जल और तेल, तो यहाँ पर सही आंसर आपका बी हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 18। आपको बताना जो कथन दे रखा है और बताना यहाँ पर सत्य है कि नहीं। बिलियन का वह घटक जो दूसरे घटक को बिलियन में मिलाता है उसे विलय कहते हैं। बताइए यहाँ पर यह स्टेटमेंट सही है। बिलियन का वह घटक जो विलायक में घुला हुआ होता है उसे विलय कहते हैं। बताइए यहाँ पर सही आंसर आपका क्या होगा। तो देखिए पहला स्टेटमेंट में लिखा है कि बिलियन का वह घटक जो दूसरे घटक को बिलियन में मिलाता है उसे विलय कहते हैं। नहीं, ये गलत है आपका। बिलियन का वह घटक जो विलायक में घुला हुआ होता है उसे विलय कहते हैं। यानी 18 का राइट आंसर आपके यहाँ पे 2 होगा। 2 का मतलब यहाँ पर आपका बी हो गया। ये क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 19 कहता है निम्नलिखित में कौन बिलियन के गुण है। यह एक समांगी मिश्रण होता है। तो हाँ, ये एक समांगी मिश्रण होता है। ये अस्थाई होते हैं। हाँ, ये अस्थाई होता है। बिलियन के कण प्रकाश की किरणों को फैलाता नहीं, प्रकाश की किरणों को नहीं फैलाता। तो ये गलत हो गया, तो सही 1 और 2 हो गया। राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 20 कहता है निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। ठीक है, कहता है निश्चित तापमान पे बिलियन में जब विलय न घुले तो उसको क्या बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं वो हो जाएगा आपका संतृप्त बिलियन। क्या हो जाएगा? संतृप्त बिलियन। विलय पदार्थ की मात्रा संतृप्त से कम है। विलय पदार्थ की मात्रा संतृप्त से कम तो उसको बोलते हैं असंतृप्त बोलते हैं। तो पहले 3 उसके बाद 1 आएगा। विलायक में घुले विलय की पदार्थ की मात्रा उसको बोलते हैं विलय की सांद्रता, तो हो जाएगा आपका 2। यानी 312 राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 21। कहता है निम्न में कौन टिंडल प्रभाव की घटना प्रदर्शित करता है। टिंडल प्रभाव की घटना कौन प्रदर्शित करता है? बताइए यहाँ पर सही आंसर आपको बताना है। तो कोलाइडल विलयन जो है ये टिंडल प्रभाव को क्या करता है? दिखाता है। ठीक है, बाकी यहाँ पर निलंबन और कॉपर सल्फेट जो हो गया ये टिंडल प्रभाव को नहीं दिखाता। तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। कोहरे में निम्न में कौन सा कोलाइडी तंत्र अभिव्यक्त होता है? तो यहाँ पर 22 का राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। गैस में द्रव, राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 23। कहता कौन सी धातु कमरे के तापमान से थोड़े अधिक तापमान पर द्रव अवस्था में बदल जाती है। बताइए, द्रव अवस्था में बदल जाती है। तो गैलियम और सीजियम हो जाएगा। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। यानी 23 का राइट आंसर आपका यहाँ पे 23 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 24। कथन दे रखा और आपको बताना है इसमें सत्य कथन की चयन करना है। एंटोनी लॉरेंट लवेजियर ने सर्वप्रथम तत्व शब्द का सन 1661 में किया था। क्या ये स्टेटमेंट आपका सही है? बताइए। तो ये स्टेटमेंट आपका सही नहीं है। ठीक है, तो रॉबर्ट बॉयल पहले वैज्ञानिक थे जो 1661 में तत्व शब्द दिया था। ठीक है, तो ये आपका गलत हो गया। रॉबर्ट बॉयल ने तत्व की वैज्ञानिक परिभाषा को प्रयोग के आधार पर प्रतिपादित किया था। आपसे क्या पूछा इसमें सही बताना, तो भी आपका क्या हो गया? आपका गलत हो गया। रॉबर्ट बॉयल के अनुसार तत्व वह पदार्थ है जिसमें रासायनिक अभिक्रिया द्वारा अधिक सरल पदार्थ में विभाजित किया जा सकता, तो भी आपका गलत है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। ये अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 25। कहता है निम्नलिखित में कौन बहुपरमाणिक है? बहुपरमाणिक है, परमाणुक है, बताइए। तो यहाँ पर देखा जाए तो सोडियम, फास्फोरस, आर्गन जो है ये आपका एकल परमाणु के अंतर्गत आता है, लेकिन सल्फर जो है आपका बहुपरमाणु के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पर सही जो आंसर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। होता है S8, याद रखिएगा S8 इसका होता है। क्वेश्चन नंबर आपका 26 कहता है प्राचीन भारतीय परमाणु सिद्धांत के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको क्या करना है? विचार करना है और सही कथन को आपको चयन करना है। महर्षि कणाद के अनुसार पदार्थ सूक्ष्म कण विभाज्य
होता है तथा उन्हें पुनः विभाजित किया जा सकता है। क्या ये स्टेटमेंट आपका सही है? ठीक है, तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट आपका क्या है, गलत है। पकुधा कात्यायाम ने कहा था कि सूक्ष्म कण सदैव स्वतंत्र अवस्था में पाए जाते हैं, वे विभिन्न पदार्थों का निर्माण नहीं करते हैं। तो ये भी आपका गलत है, तो यहाँ पर सही जो आंसर हो जाएगा आपका डी। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 27 कहता है रासायनिक नियमों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। कहता है किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक और उत्पाद के द्रव्यमानों का योग सदैव परिवर्तित होता है, नहीं परिवर्तित नहीं होता। ये क्या होता है, अपरिवर्तित रहता है। क्या रहता है, अपरिवर्तित रहता है, यानी ये द्रव्यमान संरक्षण नियम का पालन करता है। तो ये आपका, हाँ, इसे द्रव्यमान संरक्षण का नियम भी कहते हैं, लेकिन यहाँ पर अपरिवर्तित होना चाहिए, इसीलिए आपका ये गलत हो गया। किसी शुद्ध रासायनिक यौगिक में तत्व विभिन्न द्रव्यमान अनुपातों में पाए जाते हैं, इसे निश्चित अनुपात का नियम कहते हैं। तो ये भी आपका गलत हो गया, क्योंकि एक शुद्ध रासायनिक यौगिक में तत्व हमेशा द्रव्यमान के एक निश्चित अनुपात में होता है, एक निश्चित अनुपात में क्या होता है, विद्यमान होते हैं, और इसीलिए इसको निश्चित अनुपात का नियम भी कहते हैं। तो ये भी आपका गलत, राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 28, निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना और सही कथन आपको यहाँ पे बताना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 कहता है प्राउस द्वारा प्रतिपादित द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार किसी रासायनिक अभिक्रिया में कुल द्रव्यमान सदैव क्या रहता है, अपरिवर्तित रहता है। क्या ये सही है? आपको क्या बताना, सही कथन बताने हैं। ठीक है, दूसरा कहता है लेवेजियर निश्चित अनुपात के नियम के अनुसार किसी शुद्ध रासायनिक यौगिक के तत्व सदैव निश्चित भार अनुपात में उपस्थित रहते हैं। तो ये भी आपका गलत है, यानी 1 और 2 दोनों आपका गलत है। आपसे पूछा इसमें कौन सही है, कौन सही, तो कोई उपयुक्त में से कौन ही, राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 29। क्वेश्चन 29 कहता है तत्वों के नाम और प्रतीक और मात्राओं को स्वीकृति प्रदान करने वाली अंतर्राष्ट्रीय संस्था यानी अंतर्राष्ट्रीय संस्था कौन सी है, बताइए। यहाँ पर सही आंसर आपका बी हो जाएगा, IUPAC सही आंसर आपका यहाँ पे बी हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 30। कहता है निम्नलिखित में सही सुमेलित नहीं, आपको बताएं इसमें कौन सही सुमेलित नहीं है। तो इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया था, J.J. टॉमसन, तो ये आपका सही सुमेलित है। प्रोटॉन की खोज किसने किया था, प्रोटॉन की खोज किसने किया था, तो प्रोटॉन की खोज किसने किया था, तो ये आप चैडविक नहीं बल्कि गोल्डस्टीन हो जाएगा। तो ये गलत हो गया। न्यूटन की खोज किसने किया था, तो चैडविक, ये हो जाएगा। लेकिन ये भी आपका बोला कि क्या सुमेलित है, इससे गोल्डस्टीन नहीं। तो ये दोनों आपका गलत, सिर्फ आपका एक सही है। आपसे पूछा कौन सुमेलित है, तो 2 और 3, राइट आंसर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 31। कहता है किसी परमाणु का K और L कोष भरा है तो उसमें कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना होगा, बताइए। K और L क्या है, भरा है, तो उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या आपसे पूछा जा रहा है कितना होगा, बताइए। यहाँ पर सही आंसर आपका क्या होगा। तो अब जाहिर सी बात है, K से तो स्टार्ट ही होता है, KL होता है, इसमें 2 होगा, इसमें 8 होगा, तो टोटल कितना हो जाएगा, 10। ठीक है, तो यहाँ पर सही जो आंसर हो जाएगा आपके यहाँ पे डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 32 कहता है परमाणु जिनमें प्रोटॉनों की संख्या समान परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या क्या भिन्न भिन्न रहती है, क्या कहलाता है। देखिए प्रोटॉन की संख्या समान होना चाहिए, तो उसको क्या बोलते हैं, समस्थानिक, राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 33। कहता है यहाँ पर समस्थानिक दे रखा और उसके बाद उसका अनुप्रयोग दे रखा। ठीक है, यूरेनियम आपको बताना है यहाँ पे यूरेनियम का उपयोग कहाँ किया जाता है, कोबाल्ट का कहाँ किया जाता है। तो कैंसर के उपचार में क्या किया जाता है, तो कह रहा कौन सही सुमेलित, आपका कौन सा सही सुमेलित है। तो परमाणु भट्टिक ईंधन में यूरेनियम का उपयोग किया जाता है, ये तो सही है। कोबाल्ट कैंसर के उपचार में किया जाता है। आयोडीन, यानी तीनों का तीनों आपके यहाँ पर सही है। तो 33 का राइट आंसर आपका यहाँ पर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 34 कहता है केनाल रे है, केनाल रे क्या है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, धनावेशित विकिरण, सही आंसर आपका ए हो जाएगा। रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में किसका प्रयोग किया गया था, किसका प्रयोग किया गया था, बताइए। यहाँ पर सही आंसर आपको बताना है। तो यहाँ पर सही जो आंसर हो जाएगा आपका ए हो जाएगा, तेज गति से चल रहे अल्फा कण, याद है तेज गति से चलने वाले अल्फा कण। तो सही जो आंसर हो जाएगा यहाँ पे आपका ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 36। कहता है निम्नलिखित में कौन हाइड्रोजन का समस्थानिक नहीं है।
हाइड्रोजन का समस्थानिक नहीं है। तो ड्यूटेरियम हाइड्रोजन के समस्थानिक है, प्रोटीनियम भी है और ट्राइटियम भी है। यहाँ पर रेडियम नहीं, कि रेडियम में खुद एक तत्व है, ठीक है ना। तो रेडियम समस्थानिक नहीं, तो सही आंसर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 कहता है नाभिकीय भौतिकी का जनक किस वैज्ञानिक को कहा जाता है? किस वैज्ञानिक को कहा जाता है? बताइए सही आंसर आपका क्या होगा। तो यहाँ पर राइट आंसर आपको बताना, तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, रदरफोर्ड जो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 38 कहता है नील बोर के परमाणु मॉडल की मुख्य अवधारणा किस पे आधारित है? तो हो जाएगा ऊर्जा के विविक्त स्तर पे, यानी 38 का राइट आंसर आपका यहाँ पे बी हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 39। यहाँ पर आपको मिलान करना कौन किसके आविष्कारक हैं, बताइए। रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक का संबंध किससे हो जाएगा, बताइए। तो रॉबर्ट हुक की बात क्या आती है, रॉबर्ट हुक जो हो जाएगा इसका हो जाएगा आपका कोशिका की खोज, यानी थ्री पहले, देखिए थ्री सभी ऑप्शन में दे रखा है। जे ए पुरकिंजे की अगर बात करते हैं तो हो जाएगा आपका द्रव, जीव द्रव, यानी 4 हो जाएगा, ठीक है। रॉबर्ट ब्राउन हो जाएगा कोशिका सिद्धांत हो जाएगा, नहीं केंद्रक हो जाएगा, केंद्रक हो यानी केंद्रक हो जाएगा, यानी हो जाएगा 1, और विर्च्यू हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 34/12 सही आंसर आपका यहाँ पे डी पे जा रहा है, राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपके यहाँ पर 40 कहता है निम्नलिखित में कौन एक कोशिकीय जीव है? आपसे पूछा कौन इसमें एक कोशिकीय जीव है, तो ये अमीबा जो आपका एक कोशिकीय जीव है, उसके बाद क्लेमिडोमोनास भी आपका एक कोशिकीय जीव है, पैरामेसियम भी है, बैक्टीरिया है या नहीं, बताइए इसका आंसर, बताइए सही आंसर आपका क्या होगा। तो बैक्टीरिया यानी यहाँ पर चारों आपका एक कोशिकीय जीव है, तो यहाँ पर 40 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। पौधे के मूल द्वारा जल का अवशोषण उदाहरण है, आपको बताना है किसका उदाहरण है, बताइए यहाँ पर सही आंसर आपको बताना है। तो यहाँ पर 41 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, प्रसरण सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, आपका बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपके यहाँ पे 42 प्लाज्मा झिल्ली बनी होती है, आपको बताना है प्लाज्मा झिल्ली बनी होती है, आपको बताना है किसके बने होते हैं। बिल्कुल इजी प्रश्न है, पता है यहाँ पर सही आंसर आपका क्या होगा। तो यहाँ पर सही जो आंसर होगा आपका हो जाएगा कार्बनिक अणुओं से बने होते, तो राइट आंसर आपका यहाँ पे ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 43 कहता है क्रोमोसोम के संदर्भ में लिखित कथनों पर विचार करना है और असत्य कथन आपको बताने, इसमें असत्य कथन कौन सा है। ये केंद्रक में पाए जाते हैं, ये केंद्रक में पाए जाते, क्या ये सत्य है? तो हाँ ये बिल्कुल आपका सत्य है। इनमें अनुवांशिक गुणों की सूचना होती है, तो ये भी आपका सत्य है। ये डीएनए और प्रोटीन के बने होते हैं, क्रोमोसोम जो क्या डीएनए प्रोटीन के बने होते हैं, तो हाँ डीएनए और प्रोटीन के बने होते हैं, यानी तीनों स्टेटमेंट सही है, लेकिन आपको ढूंढना क्या असत्य, तो इसमें से असत्य कौन है, तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 44 कहता है गोल्जी उपकरण के कार्य हैं, आपको बताना इसमें क्या है। इसके द्वारा अंतर्द्रवी जालिका में संश्लेषित पदार्थ पैक किए जाते हैं, क्या ये सही है? तो बिल्कुल ये सही है। कुछ परिस्थितियों में यह सामान्य शक्कर से जटिल शक्कर बनाता है, ये भी आपका सही है। इसके द्वारा लाइसोसोम को भी बनाया जाता है, तो यहाँ पर तीनों राइट आंसर होगा, तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर ये आपका 45 कहता है यहाँ पर आपको सुमेलित करें, सुमेलित करना, ठीक है। लाइसोसोम आपको बताना लाइसोसोम क्या है, ठीक है। तो लाइसोसोम को क्या बोलते हैं, तो हो जाएगा आपका आत्महत्या की थैली, यानी 3 पहले होगा, तो पहला और डी तो खत्म हो गया। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, ये कोशिका का ऊर्जा गृह, तो हो जाएगा आपका 3 के बाद 1, तो 3 के बाद 1 यहाँ पर दिख रहा है, तो सही जो आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे सी, बाकी सी का हो जाएगा 4। प्लेस्टिड हो जाएगा आपका केवल पादप कोशिका में उपस्थित होते हैं, और गोल्जी उपकरण हो जाएगा लाइसोसोम का क्या करता है, निर्माण करता है, तो यहाँ सही जो आंसर हो जाएगा आपका सी, यानी 45 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 46 कहता है, क्वेश्चन नंबर 46 कहता है किसमें अपना डीएनए या राइबोसोम होता है, बताइए किसमें अपना डीएनए खुद का होता है, राइबोसोम होता है। तो यहाँ पर देखा है तो माइटोकॉन्ड्रिया में हो जाएगा और प्लेस्टिड में हो जाएगा, यानी ए और सी, तो सही जो आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे डी हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है और बताने, इसमें असत्य के, अभी असत्य ध्यान रखिएगा, सत्य और सत्य पे, ठीक है ना। आपसे क्या पूछा, सत्य आपको बताना है। तो कह रहा है कि समसूत्री विभाजन में 4 नई कोशिकाएं बनती है, समसूत्री विभाजन में 4 नई कोशिका बनती है, क्या ये सही है? तो नहीं, ये गलत, 4 नहीं बनता, 2 बनता है,
ठीक है। अर्धसूत्री विभाजन में दो स्वरूप संतति का निर्माण होता है, इसमें दो नहीं इसमें चार होता है, तो दोनों को दोनों सत्य हैं, तो यहाँ पर सही जो आंसर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 48 कहता है निम्नलिखित कथनों पे आपको क्या करना है, विचार करना है और असत्य कथन का चयन करना है। ठीक है, चलिए। प्रत्येक कोशिका में कुछ विशिष्ट घटक होते हैं जिन्हें कोशिकांग कहते हैं। क्या ये स्टेटमेंट सही है? बताइए, क्या स्टेटमेंट सही है? तो ये बिल्कुल आपका 101% सही है। सभी कोशिकाओं में एक ही प्रकार के कोशिकांग पाए जाते हैं, भी आपका सही है। प्रत्येक कोशिकांग एक विशिष्ट कार्य करता है, जाहिर सी बात है, प्रत्येक कोशिका जो होता है, प्रत्येक सेल जो सबका एक अलग अलग विशिष्ट वर्क होता है। तो तीनों स्टेटमेंट आपका सही, गलत एक भी नहीं, राइट आंसर आपका यहाँ पे डी हो जाएगा। ये अगला प्रश्न है कि क्वेश्चन नंबर आपका 49। अमीबा जैसे एक कोशिकीय जीव जिस प्रक्रिया द्वारा बाहरी वातावरण से अपना भोजन प्राप्त करते हैं उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं? बताइए, यहाँ पर सही आंसर आपका बताना। तो उसको बोलते हैं इंडोसाइटोसिस, उसको बोलते हैं, याद रखिए, उसको इंडोसाइटोसिस उसको कहते हैं। तो राइट आंसर आपका यहाँ पे सी हो जाए। क्वेश्चन नंबर यहाँ आपका 50 कहता है निम्नलिखित कथनों पर विचार करना और बताना, इसमें से सही कथन आपको बताना है। पादप कोशिका भित्ति मुक्त प्रोटीन की बनी होती है। पादप कोशिका भित्ति जो है मुक्त प्रोटीन की बनी होती है, क्या ये सही है? तो ये गलत है। पादप कोशिका प्रोटीन बल्कि सेलुलोज की बनी होती है, याद रखिएगा, सेलुलोज की बनी होती है। दूसरा कहता है कि जीव द्रव कुंचन में कोशिका का आकार क्या होता है? बढ़ जाता है। कोशिका का आकार क्या होता है? बढ़ जाता नहीं, ये भी आपका यहाँ घट जाता है, तो ये भी आपका गलत है। ठीक है। सेलुलोज पौधों को संरचनात्मक दृढ़ता प्रदान करता है, हाँ ये सही है, यानी 3 सही है, तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। ये अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका 51। निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित है? आपको बताना कौन सही सुमेलित है। तो शीर्ष स्तंभ विभाज्य उत्तक जो है तने की परिधि मूल वृद्धि है, क्या ये सही है? तो ये आपका गलत है। शीर्ष में क्या होता है? लंबाई ये बढ़ाता है, ठीक ऊपर की तरफ होता है, ठीक है ना। अंतर्वृष्ट विभाज्य उत्तक पौधों में पार्श्व संधियों के पास, क्या ये सही है? ठीक है, क्या ये सही है? तो दूसरा आपका सही है। पार्श्व विभाज्य उत्तक जड़ों और तनों की वृद्धि वाले भाग होते, तो ये आपका गलत हो गया। तो यहाँ पर सही जो आंसर हो गया आपका सिर्फ 2 है, तो राइट आंसर आपका यहाँ पर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए। ये अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 52। विशिष्ट कार्य करने हेतु अस्थायी रूप और आकार लेने की क्रिया क्या कहलाता है? अस्थायी रूप लेने की प्रक्रिया क्या कहलाता है? तो यहाँ पर सही आंसर आपका सी हो जाएगा, विभेदीकरण। सही आंसर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा। ये अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 53। आपको बताना निम्न में कौन सरल अस्थायी उत्तक के उदाहरण है? कौन सरल अस्थायी उत्तक के उदाहरण है? तो यहाँ पर देखिए पेरेनकाइमा, ये सरल अस्थायी के उदाहरण है, तो ए हो जाएगा, 1 हो जाएगा। कोलेनकाइमा 2 हो जाएगा। क्लोरेनकाइमा 3 हो जाएगा। जाइलम और फ्लोएम ये जटिल उत्तक के उदाहरण है, ठीक है ना। तो 4 और 5 नहीं होगा, एरेनकाइमा होगा, यानी 1 2 3 6 1 2 3 6 राइट आंसर आपका यहाँ पे, यानी 53 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। ये अगला प्रश्न है कि क्वेश्चन नंबर आपका 54 कहता है वाष्पोत्सर्जन की क्रिया स्टोमेटा द्वारा होती है। आपको क्या बताना, सत्य कथन के चयन का। हाँ ये सत्य है, वाष्पोत्सर्जन क्रिया जो है स्टोमेटा द्वारा होती है, ये बात बिल्कुल सही है। जाइलम केवल जल का ऊर्ध्वाधन सम्मोहन करता है। जाइलम केवल जल का ऊर्ध्वाधन नहीं, जल का इसके साथ खनिज लवण भी साथ में होता है, तो ये गलत हो गया। फ्लोएम खनिज लवण और भोजन को पौधों के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है। भोजन को तो पहुंचाता है लेकिन खनिज लवण को नहीं पहुंचाता, तो ये आपका गलत हो गया। तो सिर्फ सही आंसर आपका ए हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 55। निम्नलिखित में कौन आपका सही सुमेलित है? क्लोरेनकाइमा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया, क्या ये सही है? तो ये स्टेटमेंट आपका सही है। कोलेनकाइमा पौधे में लचीलापन का गुण लाता है, तो भी आपका सही हो जाएगा। स्क्लेरेनकाइमा पौधे में कठोरता और मजबूती, हाँ तो तीनों का तीनों स्टेटमेंट सही है, तो राइट आंसर आपका यहाँ पे डी हो जाएगा। बहुत अच्छा प्रैक्टिस सेट है, आप खुद से प्रैक्टिस कीजिएगा। 56 मानव हृदय की पेशी कोशिकाएं कैसी होती है? मानव हृदय की पेशी कोशिकाएं जो है कैसी होती है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। बेलनाकार और शाखित और एक केंद्रीय होते हैं, तो राइट आंसर आपका यहाँ पे डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 57 कहता है उत्तर के संबंध में सत्य कथन का चयन करना। ठीक है, चलिए
तो यहाँ पर आपको कह रहा है कि ये कोशिकाएं एक विशिष्ट समूह होता है। रक्त, फ्लोएम, राइबोसोम उत्तक के उदाहरण है। आपको बताना क्या ये सही है। तो यहाँ पर देखा जाए तो सिर्फ आपका पहला स्टेटमेंट जो है ये कोशिकाएं एक विशिष्ट समूह होता है, तो ये आपका सही है। लेकिन रक्त, फ्लोएम और राइजोम जो है उत्तक उदाहरण नहीं है, तो ये आपका गलत हो गया। तो सही आंसर आपका सिर्फ ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 58। पौधों में सहारा प्रदान करने वाले उत्तक प्रायः बने होते हैं। पौधों में सहारा प्रदान करने वाले उत्तक प्रायः बने होते हैं। आपको बताना है क्या होता है। सजीव कोशिका से होते हैं, मृत कोशिका से होते हैं, सजीव और मृत दोनों से होते हैं, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो याद रखिए पौधों को सहारा प्रदान करने वाले जो उत्तक होते हैं वो मृत कोशिकाओं से बने होते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका भी हो जाए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखिएगा। चलिए, पौधों को लचीलापन और यांत्रिक सहारा प्रदान करता है, कौन करता है बताइए। यहाँ पर सही आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका भी हो जाएगा कॉलिन कैमा। याद रखिए कॉलिन कैमा जो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपके यहाँ पे 60 कहता है नारियल के रेशे युक्त छिलका बना होता है। नारियल का रेशे युक्त छिलका जो है बना होता है वह किसका बना होता है। तो 60 का राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। वो मृत कोशिका होता है ना, इसको बोलते हैं स्क्लेरन कायमा। सही आंसर आपका डी हो जाएगा। अस्थियों को मांसपेशियों से जोड़ने वाले उत्तक को क्या बोलते हैं। अस्थि से देखिए, अस्थि को अन्य हड्डी से मांस के साथ जोड़ने वाले उत्तक को क्या बोलते हैं बताइए। यहाँ पर सही आंसर आपको बताना है। यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा कंडरा उसको बोलते हैं। कंडरा जो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा। और अस्थि से अस्थि को जोड़ने वाले को क्या बोलते हैं। अस्थि से अस्थि को जिसको बोलते हैं स्नायु बोलते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर पूछा अस्थि और मांसपेशियों से, तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। ये अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर आपका 62 कहता अस्थि कोशिकाएं जिस कठोर धातु में ढसी होती है वह बनी होती है। वो किसकी बनी होती है। तो कैल्शियम और फास्फोरस। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। ये अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपके यहाँ पे 63 कहता है पेशीय उत्तक के विषय में आपको बताना है कि इसमें से कौन सा कथन आपका सही है। हमारे शरीर में गति के लिए पेशीय उत्तक जिम्मेदार है। हाँ, हमारे शरीर में गति करने के लिए पेशीय उत्तक क्या जिम्मेदार थी, ये सही है। हृदय की पेशियां ऐच्छिक होती है जिन्हें हम अपनी इच्छा के अनुसार नियंत्रित कर सकते नहीं। हृदय की पेशियां जो है ऐच्छिक नहीं होता, नैच्छिक होता है, तो ये आपका गलत हो गया। रेखीय पेशियां केवल आहार नाल में पाई जाती है। रेखित कोशिका पेशियां जो है केवल आहार नाल में पाए जाते हैं, तो ये भी आपका क्या हो गया, आपका गलत हो गया। तो यहाँ पर सही आंसर होगा सिर्फ आपका ए हो जाएगा, यानी 1 आपका सही आंसर आपका हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर आपका 64 कहता है तंत्रिका उत्तक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको क्या करना है, विचार करना है। ठीक है, और बताना इसमें सही कौन सा है। तंत्रिका उत्तक की कोशिकाओं को न्यूरॉन कहा जाता है, क्या ये सही है। तो बिल्कुल सही है, न्यूरॉन कहा जाता है। ये स्टेट आपका सही है। प्रत्येक न्यूरॉन में एक डेंड्राइट और अनेक एक्सॉन्स होते हैं। प्रत्येक न्यूरॉन में क्या एक डेंड्राइट्स और अनेक एक्सॉन्स होते हैं, तो ये आपका गलत है। तंत्रिका स्पंदन में हमें पेशियों की गति कराने में सहायता करता है, तो ये आपका 1 और 3 आपका सही है। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका बी हो जाएगा। तो यहाँ पर जो लिखा है नंबर 2 में प्रत्येक न्यूरॉन में एक डेंड्राइट तो बहुत सारे डेंड्राइट होते हैं और एक एक्सॉन्स होता है लंबा सा, ठीक है ना, इसलिए गलत हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 65 दूरी समय ग्राफ का प्रयोग किसे ज्ञात करने में किया जाता है। तो यहाँ पर सही आंसर आपको बताना है, तो इससे चाल निकलता है दूरी बटे समय। तो राइट आंसर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा। ये आपका अदिश राशि है भी, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 66 कहता है निम्नलिखित में सही सुमेलित है। आपको बताना है इसमें कौन कौन सा सही सुमेलित है। वेग समय से क्या मिलता है, क्या ये 2a v² माइनस u मिलता है, क्या ये सही है। ठीक है, तो ये आपका गलत है। तो वेग समय से हमको मिलता है, ये मिलता है, ये भी याद रखिएगा। समय स्थिति की अगर बात करते हैं, समय स्थिति की अगर बात करते हैं, समय स्थिति क्या है, सही है तो नहीं, इसका हो जाएगा आपका 3 से, इससे मिलेगा, ये सही है। अब एक का हो जाएगा, ये बता दिया, लेकिन अब इसमें कोई सही सुमिलित नहीं, तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। बाकी हमने बता दिया कौन किससे है। ये अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 67 वृत्तीय पथ पर दौड़ते एथलेटिक की गति होती है, कैसी होती है। तो त्वरित गति होती है, राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। स्वचालित वाहनों की दूरी मापक यंत्र को क्या कहते हैं। दूरी मापने के लिए दूरी किसमें मेजर करते हैं, तो ऑडोमीटर। तो सही आंसर आपका यहाँ पे ये हो जाएगा। इससे स्पीड मेजर किया था स्पीडोमीटर से, याद रखिएगा।
एक समान वेग हेतु वेग समय ग्राफ प्रदर्शित करता है। वेग समय ग्राफ क्या प्रदर्शित करता है बताइए। वेग समय ग्राफ जो क्या प्रदर्शित करता है, तो यहाँ पर सही आंसर आपका सी हो जाएगा विस्थापन, जो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 70। कहता सभी असमान त्वरित गतियों हेतु वेग समय ग्राफ कैसा होता है। असमान देखिए लिखा हुआ त्वरित गति, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पे 70 का राइट आंसर आपका किसी भी आकृति का हो सकता है, तो सही जो आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे डी हो जाएगा। निम्नलिखित में सत्य की पहचान करें। निम्नलिखित में सत्य की पहचान करना है, तो यहाँ पे देखिए यू इक्वल टू भी प्लस, नहीं ये गलत होता है, भी इक्वल टू होता है यू प्लस ए टी होता है। एस इक्वल टू क्या होता है, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये भी आपका गलत दे रखा है। यहाँ पर सी में देखिए भी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर टू एस, हाँ ये सही है, सी सही है, बाकी सभी गलत है, तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 72 कहता है त्वरण की अवधारणा के संबंध में आपको बताना है कौन सा कथन आपका यहाँ पे सही है। समय के साथ वेग में परिवर्तन के दर को त्वरण कहता है। जाहिर सी बात है, वेग में परिवर्तन v माइनस यू बाई टी। ठीक है, तो ये आपका सही है। यदि वस्तु का वेग घट रहा हो, वस्तु का वेग क्या हो, घट रहा हो, तो त्वरण क्या हो, धनात्मक होगा। नहीं, आप धनात्मक नहीं, ऋणात्मक होना चाहिए, तो ये आपका गलत हो गया। त्वरण का मात्रक मीटर पर सेकेंड होता है, क्या मीटर पर सेकेंड होता है, नहीं मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, स्क्वायर होता है ना, तो ये भी आपका गलत है, तो सिर्फ आपका वन सही है। तो यहाँ पर देखिए आंसर यहाँ पर 1 और 2 दोनों दे रखा है, यानी धनात्मक होता है। इस क्वेश्चन को आप देख लीजिए, मेरे हिसाब से सिर्फ 1 होना चाहिए, क्योंकि 1 किसी ऑप्शन में नहीं है अकेले, ठीक है ना। यहाँ पर आंसर आपका ये दे रखा है, मेरे हिसाब से यहाँ पर सिर्फ 1 होगा, और 1 तो किसी ऑप्शन में है ही नहीं। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपके यहाँ पर 73। कहता है एक समान वृत्तीय गति के संदर्भ में आपको बताना है सही कथन का चयन करना है। जब कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर एक समान चाल से चलती है तो उसकी गति को त्वरित गति नहीं माना जाता है, ये गलत दे रखा। वृत्तीय पथ पर गति करती वस्तु की वेग की दिशा हर बिंदु पर बदलती रहती है। सही बात है, हर बिंदु पे क्या होता है, चेंज होता रहता है। एथलेटिक्स एक वृत्तीय पथ पर दौड़ना एक समान रेखीय गति, रेखीय गति कहाँ से आएगा, तो सही आंसर आपका यहाँ पे 2 हो जाएगा, 2 का मतलब बी हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 74। कथन और कारण दे रखा है भारी वस्तु का जड़त्व कम होता है। जाहिर से भारी वस्तु का जड़त्व कम नहीं होगा, ज़्यादा होगा, तो ये आपका गलत दे रखा है। ठीक है, किसी वस्तु का द्रव्यमान उसके जड़त्व की माप है, यानी कारण सही है, एक गलत है, तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 75। क्वेश्चन 75 कहता है तीक्ष्ण मोड़ पर मोटर कार में बैठा व्यक्ति एक और झुक जाता है, क्यों, इसका सही आंसर आपको बताना है। बिल्कुल इजी प्रश्न, जड़त्व के कारण सही आंसर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 76 कहता है क्षेत्र रक्षक तेज गति से आ रही गेंद को लपकते समय हाथ पीछे खींचता है, इसका सही रीजन आपको बताना है। तो संयोग परिवर्तन के दर को घटाता है या बढ़ाता है, ये दोनों तो होगा ही नहीं, बताइए यहाँ पर 76 का राइट आंसर आपका क्या होगा। तो संयोग परिवर्तन के दर को क्या करता है, घटाता है, तो सही आंसर आपका यहाँ पे बी हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 77। चलिए यहाँ पर आपको मिलान करना, न्यूटन के प्रथम नियम, उसके बाद संयोग, द्वितीय, उसके बाद तृतीय, बताइए यहाँ पर सही आंसर आपका क्या होगा। तो गति के प्रथम नियम में क्या होता है, बल की परिभाषा मिलता है ना, तो 4 हो जाएगा। ठीक है, संवेग क्या होता है, तो वेग और द्रव्यमान के गुणनफल होता है, उसके बाद 3 हो जाएगा। द्वितीय गति क्या बोलता है, बल का परिमाण यानी 1 हो जाएगा, उसके बाद 2 हो जाएगा। 43 12 राइट आंसर आपका बी, 77 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 78। कहता है 5 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु पर 2 सेकंड के लिए एक बल कार्य करता है। उस वस्तु के वेग में 3 मीटर प्रति सेकंड से बढ़कर 7 मीटर प्रति सेकंड कर देता है, तो बल आपको बताना है। ठीक है, तो पहले आप त्वरण निकाल लीजिए। तो परिवेग में परिवर्तन कितना हो रहा है, 7 में से 3 गया, हो गया आपका 4, 2 से डिवाइड कर दीजिए तो हो गया आपका 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, आपका त्वरण हो गया। तो 5 में 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 10, सही आंसर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा। बिल्कुल इजी प्रश्न था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये रहा अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 79। कहता है वस्तु का वह गुण जिससे वह अपनी अवस्था परिवर्तन का विरोध करती है कहलाता है, तो उसको बोलते हैं जड़त्व। राइट आंसर आपका यहाँ पर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 80 कहता है
गति के द्वितीय नियम के संदर्भ में निम्न कथनों पर आपको क्या करना है, विचार करना है। क्या करना है आपको, विचार करना है, ठीक है, और बताना इसमें से असत्य कथन आपका चयन करना है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे लिखा है कि बल मापने की विधि प्राप्त होती है, क्या लिखा है, गति के द्वितीय नियम के संदर्भ में बताना है ना, बल मापने की विधि प्राप्त होती है, तो ये तो सत्य कथन है, ये तो आपका सत्य हो गया। यह वस्तु में उत्पन्न वेग और द्रव्यमान के गुणनफल होता है। वेग 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 और क्या बोला है, इसको क्या बोलते हैं, इसको तो बोलते हैं संवेग बोलते हैं ना, तो ये तो गलत हो गया। F इक्वल टू एक बल का व्यंजन है, आपको क्या बताना है यहाँ पे, असत्य बताना, तो ये भी आपका सत्य है, तो यहाँ पर सिर्फ गलत आपका 2 हो गया, तो राइट आंसर आपका यहाँ पे ए हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न, देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 81, कहता है क्रिया और प्रतिक्रिया बल लगता है हमेशा कब, बताइए, एक ही वस्तु पे या दो भिन्न भिन्न वस्तु पर या विपरीत, विपरीत तो होगा, ये तो कन्फर्म है, विपरीत होगा, तो विपरीत एक ही ऑप्शन में है यहाँ पे, तो राइट आंसर आपका यहाँ पर बी हो जाएगा। दूध मापी यानी लैक्टोमीटर किस सिद्धांत पे काम करता है, किस सिद्धांत पे आधारित है, बताइए, तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल के इसमें लगता है, तो सही आंसर आपका यहाँ पे सी हो जाए। क्वेश्चन नंबर 83 कहता है निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और आपको बताना है यहाँ पर सही कथन का चयन करना है। घर्षण बल सदैव वस्तु की गति अथवा गति की प्रकृति के विपरीत दिशा में कार्य करता है। हाँ सही बात है, विपरीत दिशा में क्या करता है, ये कार्य करता है, तो ये आपका सही हुआ। घर्षण बल केवल गतिशील वस्तुओं पर ही कार्य करता नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, जो वस्तु स्थिर उस पर भी काम करता है, तो ये भी ये आपका क्या हो गया, गलत हो गया, ठीक है। यदि घर्षण बल अनुपस्थित हो तो फर्श पर लुढ़कती गेंद लंबे समय तक गति करती रहेंगी, जाहिर सी बात, जब घर्षण नहीं हुआ तो हमेशा वो क्या रहेगा, मूवमेंट में ही रहेगा, तो 1 और 3 आपका सही हो गया, तो राइट आंसर आपका यहाँ पे बी हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 84, कहता है निम्नलिखित कथनों पे आपको विचार करना है और आपको बताना है इसमें से कौन सा कथन आपका सत्य है। समान बल की स्थिति में द्रव्यमान बढ़ने पर वस्तु का त्वरण कम हो जाता है, क्या ये सही है, तो ये आपका बिल्कुल सही है। यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान आधा कर दिया जाए तो समान बल के लिए उसका त्वरण क्या होगा, दुगना हो जाता है, क्या ये सही है, बताइए यहाँ पर सही आंसर आपका, तो ये आपका सही है। त्वरण लगाए गए बल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, बल के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है, तो यहाँ पर देखा जाए तो ये आपका गलत हुई, तो 1 और 2 आपका सही हो गया, तो राइट आंसर आपका यहाँ पे यानी 84 का राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 85, क्या होता है जब वस्तु मुक्त रूप से पृथ्वी की ओर गिरती है, क्या होता है जब वस्तु मुक्त रूप से पृथ्वी की ओर गिरती है, बताइए यहाँ पर सही आंसर आपको क्या होगा, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। वस्तु के वेग में क्या होता है, परिवर्तन होता है, तो राइट आंसर आपका यहाँ पे डी हो जाएगा। एक वस्तु का द्रव्यमान 10 किलोग्राम है, तो पृथ्वी पर इसका भार कितना होगा, तो 9.8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सिर्फ 98 होगा, तो 98 राइट आंसर आपका यहाँ सी हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 87, उत्प्लावन बल के संबंध में लिखित कथनों पर आपको विचार करना है और आपको सत्य कथन का चयन करना है। यह वस्तु पर नीचे की ओर लगता है, उत्प्लावन हमेशा किसी भी वस्तु को ऊपर की ओर लगता है, तो पहला स्टेटमेंट आपका गलत हो गया, ठीक है। इसका परिमाण तरल के घनत्व पर निर्भर करता है, इसका परिमाण जो तरल के घनत्व यानी डेंसिटी पर निर्भर करता है, तो दूसरा आपका सही है, तो दूसरा सही तो आपका बी हो जाएगा, ठीक है। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 88, लोहे की कील पानी में डूब जाती है क्यों, लोहे की कील जो पानी में डूब जाती है क्यों, बताइए यहाँ पर सही आंसर आपका क्या होगा, यहाँ पर सही आंसर आपका क्या होगा, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। उत्प्लावन बल क्या होता है, कम होने के कारण, तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। हाइड्रोमीटर से मापा जाता है, हाइड्रोमीटर से क्या मापा जाता है, द्रव के डेंसिटी, तो यहाँ पर सही आंसर आपका 89 का राइट आंसर आपका यहाँ पे ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 90, गिरता से पृथ्वी की ओर गति करता है परंतु पृथ्वी सेब की ओर गति नहीं करता है क्यों, बिल्कुल इजी प्रश्न, तो सही आंसर आपका भी हो जाएगा। पृथ्वी की अपेक्षा सेब का द्रव्यमान यहाँ पर नगण्य, एक तरह से 0 मान सकते हैं होने के कारण, तो सही आंसर आपका यहाँ पर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 91 कहता है निम्नलिखित कथनों पर विचार करना और आपको सही कथन का चयन करना है। किसी सतह पर लंबवत लगने वाले कुल बल को प्रणोद कहा जाता है, क्या ये सही है, तो बिल्कुल ये सही है आपका।
प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले प्रणोद को दाब कहते हैं, ये भी आपका सही है। समान बल की स्थिति में क्षेत्रफल बढ़ाने पर दाब बढ़ता है? नहीं, क्षेत्रफल जब देखिए दाब बराबर फॉर्मूला क्या होता है, बल बटे क्षेत्रफल होता है, तो क्षेत्रफल नीचे होता है, ये हो गया आपका क्षेत्रफल। क्षेत्रफल जब बढ़ाएंगे तो दाब क्या होगा, कम होगा। लेकिन यहाँ बोल क्या रहा है कि समान बल पे क्षेत्रफल बढ़ाने पे दाब बढ़ेगा, तो नहीं, दाब क्या होगा, घटेगा, तो ये आपका गलत हो गया। तो पहला और दूसरा सिर्फ सही है, तो राइट आंसर आपका यहाँ पर ए हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 92। निम्न कथनों पर आपको क्या करना है, विचार करना है। बल की दिशा में किया गया कार्य ऋणात्मक होता है। बल की दिशा में किया गया कार्य ऋणात्मक नहीं होता है, बल्कि यहाँ पे धनात्मक होता है। तो ये स्टेटमेंट आपका गलत है, आप गलत पूछा जा रहा है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। बल की विपरीत दिशा में किया गया कार्य क्या होता है, ऋणात्मक होता है। बल की विपरीत दिशा में किया गया कार्य ऋणात्मक होता है, ये सही है। कार्य कभी भी ऋणात्मक नहीं होता है, कार्य कभी भी ऋणात्मक नहीं होता है, ये गलत है, ठीक है। तो 1 और 3 आपका हो जाएगा। तो आप सत्य पूछा जाए तो राइट आंसर आपका यहाँ पे बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 93। क्वेश्चन 93 कहता है आपको यहाँ पे मिलान करना है कार्य, गतिज ऊर्जा, स्थिति और शक्ति, ठीक है। तो स्थिर देखिए ऊर्जा के रूपांतरण के दर लग गया, मतलब टाइम की बात कर, ऊर्जा बटे समय हो गया, तो हो गया आपका शक्ति, यानी डी का हो जाएगा 1। तो 1 तो सब में दिख रहा है, लास्ट में 1 होगा। कार्य क्या होता है, कार्य क्या होता है, बल और विस्थापन के गुणनफल, यानी 2 पहले होगा। गति ऊर्जा यानी गति के कारण, वस्तु में गति के कारण संचय, तो उसके बाद बी का हो जाएगा 3 और हो जाएगा आपका 4, यानी 2341 पहला ऑप्शन राइट आंसर आपका यहाँ पे ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 94। ऊर्जा संरक्षण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको क्या करना है, विचार करना और सत्य कथन का चयन करना है। इसके अनुसार ऊर्जा का केवल एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरण हो सकता है। हाँ सही बात है, ऊर्जा जो एक रूप से दूसरे रूप में क्या होता है, रूपांतरण हो सकता है, तो 1 सही है आपका। रूपांतरण के बाद कुल ऊर्जा सदैव अचर रहती है, कांस्टेंट रहता है, बिल्कुल ये भी आपका सही है, दूसरा भी सही है। ऊर्जा उत्पन्न की जा सकती है परंतु विनाश संभव नहीं है, ऊर्जा न तो उत्पन्न होता है नहीं विनाश किया, सिर्फ इसका ट्रांसफॉर्मेशन होता है। तो 3 गलत हुए, तो 1 और 2 सही है, तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 95। 10 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु को धरती से 6 मीटर की ऊंचाई पर उठाया जाता है, तो किया गया, तो इसमें इस वस्तु में विद्यमान ऊर्जा कितनी होगी, मतलब स्थितिज ऊर्जा पूछा जा रहा है, तो mgh लगा दीजिए। तो m कितना दे रखा है 10, g का मान आपको 9.8 यूज़ करना है और हाइट हो गया 6, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करें तो 98 इंटू 6, 8 6 48, यानी यूनिट डिजिट 8 होना चाहिए, तो 2 जगह दे रखा है, इसे मल्टीप्लाई कर लीजिए। 9 6 54, यानी 54 से ज़्यादा होगा, राइट आंसर आपका सी दिख रहा है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 96। कार्य के लिए आवश्यक दशा क्या है, कार्य करने के लिए आवश्यक दशा आपसे पूछा जा रहा है, तो क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए वस्तु पर बल लग रहा हो, सही बात है, वस्तु पर बल लगना जरूरी है, और वो दूसरा उसमें विस्थापन हो रही है, ठीक है ना, ये दोनों जरूरी है, बाकी दोनों जरूरी नहीं है, तो 1 और 2 आपका जरूरी है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ये हो जाएगा, 1 और 2 आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा। निम्न में किस भौतिक राशि का मात्रक समान है, किस भौतिक राशि का मात्रक क्या आपका समान है। तो यहाँ पर देखिए बल का मात्रक न्यूटन होता है, इसका पास्कल होता है, ये समान नहीं है। कार्य और ऊर्जा दोनों का मात्रक जूल होता है, तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 98। ऊर्जा संरक्षण के नियम को परिगुणात्मक रूप से किसने सत्यापित किया है, ऊर्जा संरक्षण के नियम को बताइए। यहाँ पर सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर 98 का आंसर आपका ए हो जाएगा, जेम्स प्रेस्कॉट जूल, सही आंसर आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 99 कहता है गुरुत्वीय बल द्वारा किए गए कार्य के संबंध में सत्य कथन का चयन करना। ये वस्तु के द्रव्यमान पे निर्भर करता है, बिल्कुल, जैसे देखिए mgh, ठीक है ना, तो m तो है ही। ये ऊर्ध्वाधर ऊंचाई पर निर्भर करता है, हाइट है, h हो गया। और ऊर्ध्वाधर ऊंचाई वस्तु द्वारा किए गए रास्ते पर निर्भर करता है, तो ये नहीं होगा, सिर्फ 1 और 2, तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 100 कहता है निम्नलिखित कथनों पे आपको विचार करना और सही कथन का चयन करना। किसी वस्तु की गति ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग उसका कुल यांत्रिक ऊर्जा कहलाता, तो ये बिल्कुल सही है, यानी 1/2 mv² प्लस mg h इज इक्वल टू क्या होता है, मैकेनिकल एनर्जी होता, तो ये बिल्कुल सही है, पहला सही है।
मुक्त रूप से गिरती वस्तु में नीचे आते समय स्थितिज ऊर्जा घटती है और गति ऊर्जा क्या होती है, बढ़ती है। भी आपका सही है, सही बात है, ठीक है। और 3 लिखा है कि आंतरिक ऊर्जा केवल गतिशील वस्तु में पाई जाती नहीं, स्थितिज ऊर्जा में ही पाई। स्थित ऊर्जा और गतिशील ऊर्जा दोनों का सम होता है, ये तो गलत हो गया। तो 1 और 2 राइट आंसर आपका यहाँ पे बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 101। निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है और इसमें सही कथन का चयन करना है। विद्युत बल में विद्युत ऊर्जा का रूपांतरण प्रकाश ऊर्जा और ऊष्मीय ऊर्जा दोनों में होता है, तो ये आपका सही हो जाएगा। सौर सेल सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में क्या करता है, परिवर्तित करता है, ये भी आपका सही है, ठीक है। तीसरा कहता है ऊष्मीय विद्युत संयंत्र में रासायनिक ऊर्जा का सीधा प्रकाश ऊर्जा में होता नहीं, ये आपका गलत है। तो यहाँ पर 1 और 2 सही है, तो राइट आंसर आपका यहाँ पर सी हो जाएगा। ये अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 102। कथन और कारक दे रखा है। ध्वनि तरंग अनुप्रस्थ तरंग है, तो अनुप्रस्थ नहीं है बल्कि अनुदैर्ध्य है, अनुदैर्ध्य तरंग है, इसके लिए मीडियम की जरूरत होता है। तो आपका कथन आपका गलत हो गया, तो कथन गलत हो तो सीधा हम डी पे चले जाते हैं, ठीक है ना। इसमें माध्यम के कण स्थान परिवर्तन नहीं करते बल्कि विरामावस्था से आगे पीछे दोलन करते हैं, तो कारण उसका सही दे रखा, तो राइट आंसर आपका 102 का राइट आंसर आपका डी हो जाए। क्वेश्चन नंबर 103 कहता है निम्नलिखित कथनों में असत्य कथन की पहचान करना है। क्या बताना है, सत्य बताना है। एकल आवृत्ति की ध्वनि को स्वर कहते हैं, एकल आवृत्ति की ध्वनि को स्वर कहते हैं, क्या ये सत्य है, तो ये आपका गलत हो गया, ठीक है। अनेक आवृत्तियों वाले मिश्रित ध्वनि को टोन कहते हैं, तो ये भी आपका गलत हो गया, यानी दोनों का दोनों आपका सत्य है, तो राइट आंसर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 104। कहता है निम्नलिखित में से सही सुमेलित नहीं, आपको बताना है इसमें से कौन सही सुमेलित नहीं है। तो आसुत जल में ध्वनि की चाल क्या इतना होता है, फ्लिंट कांच में इतना होता है, बताइए इसमें से कौन सही सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका भी हो जाए फ्लिंट कांच में 4700, फ्लिंट कांच में 4700 क्या ये होता है, तो ये आपका सुमेलित नहीं है, बाकी सभी सही है। फ्लिंट कांच की बात करते कितना होता है, तो 3980 होता है, ठीक है, मीटर पर सेकेंड। तो ये आपका गलत है, गलत पूछा है, राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 105। क्वेश्चन नंबर 105 कहता है कि कंसर्ट हॉल और सिनेमा हॉल की छतें वक्राकार क्यों बनाई जाती है, बताइए क्यों बनाई जाती है। तो यहाँ पर सही आंसर आपका बी हो जाएगा, ध्वनि हॉल के सभी भागों में पहुँच सके, इसका सही आंसर आपका बी हो जाएगा, यानी 105 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 106। क्वेश्चन 106 कहता है निम्न में कौन 25 किलो हर्ट्ज तक की ध्वनि सुन सकता है, कौन सुन सकता है बताइए। तो कुत्ता सुन सकता है, ठीक है, 5 वर्ष से कम आयु का बच्चा सुन सकता है, तो ए और बी, तो सही आंसर आपका यहाँ पे डी हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 107। निम्नलिखित कथनों पर आपको क्या करना है, विचार करना, ठीक है, और सत्य कथन की चयन करना है। बताइए डॉल्फिन और पॉयज प्रध्वनि उत्पन्न करते हैं, क्या ये सही है, हाँ ये आपका सही है, ये प्रध्वनि उत्पन्न करते हैं। राइनोसिरस 5 हर्ट्ज तक की आवृत्ति का प्रयोग करता है, भी आपका सही है। वेल और हाथी अश्रव्य ध्वनियाँ उत्पन्न करते हैं, क्या ये सही है। तो यहाँ पर तीनों को तीनों स्टेटमेंट सही है, तो राइट आंसर आपका यहाँ पे डी, यानी 107 का राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 108। कहता है श्रवण सहायक युक्ति के संबंध में निम्न कथनों पर आपको विचार करना है। कहता है इसमें एक माइक्रोफोन, आपको सत्य बताना है कथन, इसमें से एक माइक्रोफोन, एक एम्पलीफायर और स्पीकर होता है, क्या यह सही है। तो ये आपका सही हो गया। एम्पलीफायर ध्वनि तरंग को विद्युत तरंग में उत्पन्न करता है, एम्पलीफायर ध्वनि तरंग को विद्युत संकेतों में बदलता नहीं, ये आपका गलत हो गया। माइक्रोफोन विद्युत संकेत को प्रवर्धित करते, भी आपका गलत है, सिर्फ आपका 1 सही है, तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 109। निम्नलिखित में किसमें प्राध्वनि का प्रयोग किया जाता है, प्राध्वनि का प्रयोग किसमें किया जाता है बताइए। तो धातु के ब्लॉकों में दरारें और अन्य दोषों को पता लगाने में, बिल्कुल सही है। इकोकार्डियोग्राफी में भी किया जाता है, ट्यूमर का पता लगाने में भी किया जाता है, पित्ताशय की पत्थरी को बारीक कणों में तोड़ने के लिए, तो नहीं इसमें नहीं किया जाता। तो 1 2 3 सही आंसर आपके सी हो जाए। क्वेश्चन नंबर 110 का था ध्वनि तरंग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है, ठीक है। यह माध्यम के कण की गति द्वारा विलक्षित होती है, तो यह सही हो गया, 110 का सही है 1।
यह आंतरिक तरंग, ये भी आपका सही है। ये विद्युत चुंबकीय तरंग है, नहीं, ये विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं, क्योंकि विद्युत चुंबकीय तरंग किसको बोलते हैं? इसको चलने के लिए मीडियम की जरूरत नहीं पड़ता, लेकिन ध्वनि को चलने के लिए मीडियम की जरूरत पड़ता है ना। इसलिए 3 आपका गलत हो गया, तो 1 और 2 सही, तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 111 का था, ध्वनि के संबंध में कितने कथन सत्य हैं? तो 1 में लिखा है संपीड़न और विरलन ध्वनि तरंग बनाते हैं, तो सही बात है, इसमें संपीड़न और विरलन ध्वनि तरंग ही बनाते हैं, तो पहला सही हो गया। विरलन उच्च दाब और संपीड़न निम्न दाब का क्षेत्र बनाता नहीं, ये गलत है। ठीक है। ध्वनि संचरण घनत्व परिवर्तन के रूप में भी देखा जा सकता है, तो 1 और 3 यानी 1 और 2 3 सही है, तो यानी 2 कथन सही है, तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 112 का था, ध्वनि की प्रबलता जो है अमृदुलता किससे ज्ञात की जाती है? किससे ज्ञात की जाती है? यहाँ पर 112 का राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। आयाम जो है इसका सही आंसर आपका डी हो जाएगा। किसी माध्यम का ताप बढ़ने पर ध्वनि की चाल पे क्या फर्क पड़ता है? अगर मैं टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो ध्वनि की चाल पे क्या फर्क पड़ता है? तो याद रखिएगा, जब हम टेम्परेचर को राइज करते हैं तो ध्वनि की जो चाल हो तो वो भी क्या होता है? राइज होता है। तो सही जो आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे बी हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपके यहाँ पर 14। हमारे मस्तिष्क में ध्वनि की संवेदना लगभग कितने समय तक बनी रहती है? कितने समय तक बनी रहती है? तो 1/10 सेकेंड, याद रखिएगा 1/10 सेकेंड यानी 0.1 सेकेंड। तो सही जो आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 115 कहता है, स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने हेतु अवरोधक एवं स्रोत के बीच की न्यूनतम दूरी कितना होता है? यानी 17 मीटर, अप्रोक्स 17 मीटर। 17 मीटर से ज़्यादा नहीं होगा, तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, नहीं, राइट आंसर आपका यानी 15 का राइट आंसर आपका क्या होना चाहिए था? 15 का राइट आंसर आपका यानी डी दे रखा है। ठीक है, ऐसे तो 16 पॉइंट समथिंग होता है, इसे डी दे रखा है, तो सही आंसर आपका यहाँ पे डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर आपका 116, बड़े खाली सभा कक्षों में ध्वनि अवशोषक पदार्थ क्यों लगाए जाते हैं? सही आंसर आपका सी हो जाएगा। अनुरणन को रोकने के लिए सही आंसर आपका सी हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 117 कहता है, तरंग के अभिलक्षण के संदर्भ में आपको बताएं, इसमें सही कथन का चयन करना है। कहता है कि एकांक समय में होने वाले दोलन की कुल संख्या को एक समय पूछा जा रहा है। एकांक मतलब एक समय, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? आवृत्ति कहते हैं। तो क्या आवृत्ति उसको इसमें बताना, आपको सही कथन बताना है ना। तो यहाँ पर देखा है तो यहाँ पर आपका ये कथन आपका सही हो गया। ध्वनि की तारतम्य तो मुख्य रूप से इसकी आवृत्ति पर निर्भर करता है, तो भी आपका सही है। ध्वनि की प्रबलता इसकी आवृत्ति बढ़ने पर बढ़ती है, तो ये भी सही, यानी सही आंसर आपका यहाँ पर डी हो जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर आंसर आपका सी दे रखा है, मेरे हिसाब से डी होना चाहिए, ये गलत कर रहा है यहाँ पे, लेकिन मेरे हिसाब से ये भी सेंटेंस ये आपका सही होना चाहिए। ठीक है, चलिए ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपके यहाँ पर 118 कहता, हरी खाद निम्न में से किसमें परिपूर्ण होती है? तो सही आंसर आपका बी हो जाएगा, नाइट्रोजन और फास्फोरस। सही आंसर आपका यहाँ पे बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 119 कहता है, निम्नलिखित में कौन सा खरपतवार का उदाहरण है? खरपतवार का उदाहरण इसमें कौन सा है? तो वन में लिखा है गोखरू, जिसको बोलते हैं जैंथियम, का एक खरपतवार है। तो हाँ, ये खरपतवार याद रखिए, पूरा नाम आप। गाजर घास, जिसको बोलते हैं पाइर्थेनियम, ये भी आपको खरपतवार के अंतर्गत आता है। मोथा, ये भी आपको इसको बोलते हैं साइरेनस रोटेंडस, ये भी आपको खरपतवार के अंतर्गत ही आता है। तो 1 2 3, तो यहाँ पर सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 120 का था, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना और असत्य कथन का चयन करना। लेयर यानी मुर्गी पालन अंडों के लिए किया जाता है। हाँ, तो ये कथन आपका सत्य है, 101% सत्य कथन है। बॉयलर का पालन मांस के लिए किया जाता है, भी आपका सत्य, लेकिन आपको असत्य बताना था। दोनों का दोनों तो सत्य है, इसलिए यहाँ पर राइट आंसर आपका डी होगा, ना तो ए ना तो दो। चलिए अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 21। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 21 कहता है, निम्नलिखित में कौन रबी की फसल नहीं है? बताइए यहाँ पर सही आंसर आपका क्या होगा? तो यहाँ पर देखिए, मटर, सरसों, अलसी जो है ये आपका रबी की फसल है, लेकिन सोयाबीन जो है रबी की फसल नहीं है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। ठीक है, यानी खरीफ की फसल है। तो इसके साथ साथ और कौन हो जाएगा? धान हो जाएगा, मक्का हो जाएगा, मूंग हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर आपके यहाँ पर 122, निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना और सत्य कथन की क्या करना है? चयन करना। नाइट्रोजन और फास्फोरस पौधों के बृहद पोषक
कहलाते हैं। हाँ, नाइट्रोजन और फास्फोरस जो है ये पौधों के बृहद पोषक कहलाते हैं, तो ये आपका सही है। आयरन और मैग्नीज पोषक के सूक्ष्म पोषक हैं, ये थोड़ी मात्रा में पौधों को चाहिए, तो ये भी आपका सही है। तीसरा लिखा है पौधों में बृहद पोषकों की प्राप्ति मृदा द्वारा की जाती है, मृदा द्वारा की जाती है। तो हाँ, सही बात है, बृहद पोषक की प्राप्ति जो है मृदा यानी सॉइल से उसको प्राप्त किया जाता है। तो आपका आप तीनों का तीनों स्टेटमेंट जो कथन दे रखा आपका यहाँ पे सही है, तो राइट आंसर आपका टी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 123 कहता है खाद के संदर्भ में निम्न कथनों पर आपको क्या करना है, विचार करना है। ठीक है, और असत्य कथन का चयन करना है। ठीक है, यह मिट्टी के पोषक और कार्बनिक पदार्थों से परिपूर्ण कर देती थी, ये तो आपका सत्य हो गया। इसमें मौजूद कार्बनिक पदार्थ मिट्टी की संरचना में सुधार करते हैं, हाँ ये भी सही बात है। क्या करता है ये, मिट्टी की संरचना में क्या करता है, सुधार करता है। कौन, तो खाद, यानी ये भी सही है। कार्बनिक पदार्थ चिकनी मिट्टी से अधिक पानी को निकालने में सहायता करता है, तो ये भी आपका सही है। यानी तीनों का तीनों स्टेटमेंट आपके सही हैं, तो यहाँ पर तो गलत है ही नहीं, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 124 कहता है उर्वरक के संबंध में। देखिए अब उर्वरक के बारे में पूछा जा रहा है कि कौन से कथन निम्न कथनों पर विचार करें और सत्य कथन का चयन करना है। ये नाइट्रोजन और फास्फोरस और पोटेशियम प्रदान करते हैं, क्या ये सही है? हाँ, तो ये सही है, नाइट्रोजन फास्फोरस और पोटेशियम प्रदान करता है, तो ये आपका सही है। इनके द्वारा पौधों की अच्छी कायिक वृद्धि होती है, ये भी सही है। उसके बाद यहाँ पे तीसरा लिखा है इनके द्वारा अधिक उत्पादन कम समय में प्राप्त हो सकता है, इनके द्वारा अधिक उत्पादन कम समय में प्राप्त हो सकता है, तो आपका ये भी आपका सत्य, यानी तीनों को तीनों आपके सत्य हैं। लेकिन आपसे पूछा जाएगा सत्य कौन है, तो है ही नहीं कोई सत्य, राइट आंसर आपका यहाँ भी आपका डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 125, क्वेश्चन नंबर 125 कहता है मेरी कल्चर निम्न में से किसके संवर्धन से जुड़ा है? मेरी कल्चर निम्नलिखित में किससे आपका ये जुड़ा हुआ है? इसका संबंध हो जाएगा आपका मछली से, याद रखिए मछली जो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इस तरह से हमने आप लोगों के साथ क्लास 9 का NCERT का साइंस पेपर आप लोग के साथ डिस्कस किया हूँ जो पूरा। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो आपको मिलेगा आपको क्लास 10 का। ठीक है, इसी तरह से हर टॉपिक हम आप लोग को करा देंगे। ठीक है दोस्त, ठीक है, तो इसी के साथ हम वीडियो करते हैं समाप्त और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।